अस्सलाम वालेकुम। ADP2 इनकम टैक्स का लेक्चर है और आज जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो है प्रॉब्लम नंबर 9। सबसे पहले तो प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। मिस शहनाज रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की रिहायशी हैं और नाम क्या है, मिस शहनाज। सप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020, यानी वो अपनी ये नीचे दी गई जो मालूमात है ये फ़राहम कर रही हैं, ठीक है। और ईयर कब एंड हो रहा है, 30 जून 2020 को। सबसे पहले है बेसिक सैलरी 7 लाख। बेसिक सैलरी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली टैक्सेबल होती है, ठीक है, इसको हम टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यानी हमें रहने के लिए कुछ अलाउंस जो है वो अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है, ये अलाउंस हमारा बेनिफिट है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली टैक्सेबल होगा। फिर हम मेडिकल अलाउंस, और अलाउंस के साथ भी हमें मेडिकल फैसिलिटी भी दी हुई है, ठीक है। जब दो चीज़ें दी हुई हों तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट लिखवाया हुआ था, जो मैंने आपको परफॉर्मेंस लिखवाया है वो भी आप लोग अपने पास रखा करें, उनको याद कर लें इनफैक्ट। और जो मैं साथ आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ ये आप लोगों ने याद करने होते हैं, और जैसे ही न्यूमेरिकल में फ़र्दर ये सिचुएशन आती है तो आप लोगों ने वो सॉल्व करनी होती है, ठीक है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप लोग याद ना करें और जब न्यूमेरिकल करें हम लोग तो आप दोबारा पीछे पेज नंबर पे जाएं और रेफरेंस लेते हुए उसे सॉल्व करें। तो बेहतर ये है कि आप वो चीज़ें याद रखा करें। अब मेडिकल का मैंने आप लोगों को सारा ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, दोनों चीज़ें दी हुई हों तो मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल होता है। और मेडिकल फैसिलिटी का उन्होंने क्या कहा है, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें एम्प्लॉयमेंट के जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये जो है मेडिकल फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो ये भी एग्जम्प्टेड है, 75,000 ये इनकम फ्रॉम सैलरी में एग्जम्प्टेड होगी। फिर है कन्वेंस अलाउंस पर मंथ दिया हुआ है, ओन एंड मेंटेन्ड बाय हर। अब ये जो है मिस शहनाज है, इसी के नाम पे है, इसी के पास वो गाड़ी होती है, ठीक है, और वो उसकी मेंटेनेंस वगैरह करती हैं, तो उसके लिए उनको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। उसके बदले में पर मंथ कितना मिलता है, 6,000। 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्टाफ मीटिंग। अब हमारे ऑफिस की कोई मीटिंग हो रही थी, ठीक है, उसमें हमें कुछ एंटरटेनमेंट दी गई, तो क्योंकि मीटिंग में थी, ऑफिस पर्पस के लिए थी, तो एग्जाम्ट होगी 10,000। ये इनकम फ्रॉम सैलरी में एंटरटेनमेंट 10,000 एग्जाम्ट होगी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। अब हमारे बिहाफ पे जो इंश्योरेंस है वो किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने। हमारा बेनिफिट है 40,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली टैक्सेबल होगा। लीव फेयर असिस्टेंस ट्रैवल्ड आउटसाइड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से कहीं बाहर गई थी तो उसकी जो उन्होंने छुट्टियां की उसका भी उनको जो है मिल गया पे, ठीक है। तो उसके लिए उनको कुछ अलाउंस मिल गया, ये भी 1,25,000 उनका बेनिफिट था, तो फुली टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये हमारा प्रोविडेंट फंड है जो ऑफिस की तरफ से एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए मेंटेन होता है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय की भी कंट्रीब्यूशन होती है और एम्प्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन होती है, और जब एट द एंड टाइम या फिर रिटायरमेंट के बाद ये जो है प्रोविडेंट फंड का बैलेंस वो एम्प्लॉय को मिल जाता है, तो उसमें से अगर एम्प्लॉयर हमें दे रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन तो ये हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। 3,50,000, तो इसको हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जैसे इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में हम स्लैश लगा देते हैं। फिर रेंट फ्रॉम अ हाउस लेट आउट ₹20,000 पर रेंट फ्रॉम हाउस लेट आउट ₹20,000 पर मंथ, ठीक है। 20,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15 में, लेकिन इसको सेपरेट ब्लॉक में हम लोग टैक्स करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक टैक्स फिक्स होता है, तो इसको हम सेपरेट ब्लॉक में ही टैक्स करते हैं। अब रिपेयर चार्जेस और कलेक्शन चार्जेस 8% ऑफ RCT, जब हम लोग इसको सेपरेट ब्लॉक इनकम में ट्रीट करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस को जो डिडक्शंस होती हैं वो इसमें से डिडक्ट नहीं करते। आप लोगों ने याद रखना है, रेंट फ्रॉम हाउस जब भी रेंटल इनकम दी हुई हो तो उसको जब हम लोगों ने सेपरेट ब्लॉक इनकम में टैक्सेबल करना होता है तो उसमें से हम लोग डिडक्शंस को लेस नहीं करते। आगे है अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट फ्रॉम न्यू टेनेंट। अब कोई नया जो है उन्होंने किराएदार रखा था, उससे उन्होंने एडवांस रिसीव किया, कितना, 80,000। आगे एक और सिचुएशन दी हुई है, रिफंड टू प्रीवियस टेनेंट विकेटेड आफ्टर 3 ईयर्स। अब जो पुराना उनका किराएदार था उसको उन्होंने जो उसका एडवांस रखा हुआ था वो वापस कर दिया था, वो उनके मकान में 3 ईयर्स जो है उसने स्टे किया है। तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट है, जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी तो हम वो करेंगे। अब जो 60,000 है इस पे उसने यकीनन 1/10 जो है वो एडवांस रखा होगा। वो एडवांस लेने के बाद उसको हम 3 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एडवांस कितना बना था। वो एडवांस जितना बनेगा वो हम लोगों ने 80,000 में से लेस करना है, जो अमाउंट आएगी उस पे अब हम 1/10 लेंगे, ठीक है।
इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, अब हमारी आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस 58,000 है, फुली टैक्सेबल होगी। साथ उन्होंने क्या दे दिया, अनएडजस्टेबल कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर, अब पुराने जो पिछले साल का लॉस था वो भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ऊपर जो इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस है इसमें से हम ये लॉस लेस करके जो अमाउंट आएगी, यानी 58,000 में से 40,000 लेस करके जो हमारी अमाउंट आएगी उसको हम टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। नेक्स्ट है प्राइस वन ऑन प्राइस बॉन्ड ड्रॉ। अब सबसे पहले ये FTR के अंडर आती है, फाइनल टैक्स रिजीम के अंडर। इसके साथ है डिविडेंड इनकम फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, वो भी FTR के अंदर आती है। तो दोनों का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे सी पॉइंट में सबसे पहले देखें डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड और एनी कंपनी अदर देन A एंड B, ठीक है। ये अब ना तो ऐसी कंपनी थी जो प्रॉफिट नहीं पे करती, ऊपर देख लें एक थी डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, और हमारी इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट नहीं है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी वेयर नो टैक्स इज पेबल बाय द कंपनी, अब कंपनी जहाँ पे टैक्स ना देती हो वहाँ पे जो डिविडेंड रिसीव होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी जो है वो सैलरीड पर्सन की है इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो हम इसमें सी वाली सिचुएशन लेंगे, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड और एनी कंपनी अदर देन A एंड B, ठीक है। तो डिविडेंड पे हम लोगों ने FTR के अंडर कितना टैक्स रेट चार्ज करना है, 15%, ठीक है। जब हम पूरा टैक्स पेबल कंप्यूट कर चुकेंगे, वो जो सबसे एंड पे हम लोग FTR के अंडर जो हेड आते हैं उन पे टैक्स अलग से कैलकुलेट करते हैं, उसमें डिविडेंड होगा और डिविडेंड पे हमने कितना रेट लेना है टैक्स का, 15%। अब दूसरा था नीचे नोट के बाद जो सी पॉइंट है इसको आके देखें, इनकम बाय वे ऑफ प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड और क्रॉसवर्ड पजल पर्सन नेम अपीयर इन ATL है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक है। उसमें उसका नाम आता हो, तो ऊपर हमारा प्राइस आया हुआ था, प्राइस पे हम लोगों ने कितना टैक्स जो है वो चार्ज करना है, वो भी 15% है, ठीक है। जितनी अमाउंट दी हुई होगी उसका 15% लेके हम लोग क्या करेंगे, उस पर टैक्स वो वाला चार्ज करेंगे। तो अब हमारी इससे आगे जो नेक्स्ट सिचुएशन थी वो क्या थी, डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक। तो जब भी हम चेक के थ्रू कहीं डोनेशन करते हैं तो वो उसके लिए हमें एवरेज रिलीफ मिलता है। इसके आगे मैंने एवरेज रिलीफ लिखा है, ठीक है। फिर है डोनेशन टू गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कैश, जब भी इन कैश हम लोग डोनेशन देते हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, वो अलाउड नहीं होती। तो नॉट अलाउड लिखा है 1 लाख के सामने। फिर है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में आएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप लोगों को याद है, मैंने पहले भी बताया था कि इसको सेपरेट ब्लॉक में हम टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग डोनेशंस का देख लेते हैं कि डोनेशंस का क्या हम लोगों ने इसका करना है। सबसे पहले ऊपर देखें, इफ़ अ पर्सन परचेज shares or scoops offered by public company or pays premium on life insurance policy then only one rebate। ये आप लोगों का इससे अगला पॉइंट है, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगी तब ये बताऊँगी। सबसे पहले तो हमारा कैपिटल गेन का आ गया होल्डिंग पीरियड, ठीक है। अब हमारा कैपिटल गेन कितने टाइम पीरियड के लिए था, सबसे पहले हमारा गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कितने पीरियड के लिए थी, होल्डिंग पीरियड मोर देन 8 ईयर्स। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में हम लोग चले जाते हैं। ये है जी बी पॉइंट में, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2020 इफ़ अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड अ कैपिटल गेन द फॉलोइंग अमाउंट विल बी टैक्स्ड। अब होल्डिंग पीरियड देख लें इसमें, इफ़ द होल्डिंग पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, फिर तो हमने 100% उसका गेन शामिल करना है टैक्सेबल इनकम में। इफ़ द होल्डिंग पीरियड इज़ 1 ऑफ 4 ईयर, यानी 1 से 4 साल अगर उसका होल्डिंग पीरियड है तो 75% ऑफ गेन टैक्सेबल इनकम में हम शामिल करेंगे। और अगर इफ़ द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 4 ईयर, 4 साल से ज़्यादा उसका होल्डिंग पीरियड हो जाए और हमारी प्रॉपर्टी में कितना है 8 ईयर्स, तो उस पर हम लोग कोई टैक्स रेट अप्लाई नहीं करते, नील लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन में दी हुई है, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, इसका कुछ भी शामिल नहीं होगा टैक्सेबल इनकम में, क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा है, यानी 8 ईयर्स है। फिर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय हर एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी पे 37,000 जो है वो टैक्स डिडक्ट कर लिया। तो ये क्या करेंगे हम, जब टैक्स कंप्यूट कर लेंगे तो उसमें से लेस करना होता है, ठीक है। फिर है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स, और साथ ही उन्होंने कैपिटल गेन के साथ कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है। तो पेज नंबर 249 पे देख लेते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले ये जो नोट में फर्स्ट पॉइंट जिसको मैंने टिक किया हुआ है इसको देखें,
Capital gain on sale of shares of a private company are exempt up to 25% if sold after 12 months of purchase. अगर हमने 12 महीने के बाद उनको सेल कर दिया है तो उसका जो हमें कैपिटल गेन मिला है, पहले तो उसमें से हम 25% जो वो है गेन वो एग्जाम्प्ट करेंगे, फिर वो एग्जाम्प्ट करने के बाद उसमें से हमने कैपिटल लॉस दिया हुआ है तो वो भी लेस करके जो अमाउंट आएगी उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल करना है। अब नेक्स्ट सिचुएशन है इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन। अब कंप्यूटर को जो है प्रमोट करने के लिए, वेब्स को जो है वो सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, उन्होंने टैक्स इस पे इम्पोज नहीं किया तो ये एग्जेम्प्टेड है। इसलिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन 16,000 जो है वो एग्जाम्प्ट होगी। लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फ़ी फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, को इंस्टीट्यूट है वहाँ से हमें लेक्चर देने की फ़ी मिली है, यानी हमें वहाँ से क्या मिला है, अपनी इनकम मिली है, तो वो है 9,000। नेट का क्या मतलब है कि इसमें टैक्स भी शामिल होगा, हमने इसे 100% जो है वो टैक्सेबल इनकम में शामिल करना है। नेक्स्ट है परचेज शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय। अब इन दोनों का ताल्लुक है, दोनों पे एवरेज रिलीफ मिलता है। अगर इनमें से कोई एक आया वो तो हम लोगों ने जो इनकी सिचुएशंस दी हुई हैं वो सारी फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों इकट्ठे आए हुए हो, यानी परचेज सेल शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी आया हुआ हो और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय भी आया हुआ हो, तो इन दोनों का एवरेज रिलीफ हम दोनों में से किसी एक अमाउंट का लेते हैं जो इन दोनों में से हायर हो, ठीक है। ये आप लोगों का मैं इसका ट्रीटमेंट भी दिखा देती हूँ। ये नोट पढ़ें सबसे पहले तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट विल बी लिमिटेड टू द एक्चुअल पेमेंट फॉर द अबव इन्वेस्टमेंट आर ₹20 लाख और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन विच एवर इज लेस। नोट 1 पढ़ें, इफ़ अ पर्सन परचेज शेयर और स्कूक्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी और पेज प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देन ओनली वन रिबेट कैन बी कैलकुलेटेड विच एवर इज हायर। कि अगर किसी न्यूमेरिकल में या उस जो टैक्स पेयर है उसने अगर ये दोनों जो है डोनेशन स्कीम ही हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कीम ही हो, तो फिर वो इन दोनों में से किसी एक पे जो है अमाउंट पे उसको रिबेट मिलेगा, एवरेज रिलीफ मिलेगा जो इन दोनों अमाउंट्स में से बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। फिर जो आता है इसके बाद है इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। हमारा कोई सर्टिफिकेट था, हमने उसको इनकैश करवाया, ये हमारी इनकम्स के अंडर नहीं आता 60,000, तो हम इसको किसी कहीं भी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। फिर ट्यूशन फ़ी पेड फॉर 3 चिल्ड्रन। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी इनकम जो है टोटल इनकम वो 15 लाख से कम हो या 15 लाख हो तो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर 15 लाख से ज़्यादा हो तो इसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते और इसको हम ऐड भी नहीं करते टैक्सेबल इनकम में। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अगर 15 लाख से हमारी इनकम कम हो तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। यह है जी एजुकेशनल एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि एन इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज़ लेस दैन ₹15 लाख। यानी अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो फिर वो 3 चीज़ें, अगर उसकी ट्यूशन फ़ी भी आ रही है तो वो 3 चीज़ें करेगा, या तो जितनी ट्यूशन फ़ी वो पेड कर रहा है उसका 5% लेस करेगा, या फिर टैक्सेबल इनकम का 25% लेस करेगा, या फिर जितने बच्चे हैं, जितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं उनको मल्टीप्लाई कर देगा 60,000 से। तो इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगी वो टैक्स में जो है वो शामिल कर देगा, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। तो अब वो क्या रिक्वायर कर रहा है हमसे, ठीक है। फिर है मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। ये हम लोगों ने टोटल इनकम में से लेस करना है, इसका ट्रीटमेंट होता है वो मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल इफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड इन लाहौर, द लैंड एरिया ऑफ हाउस इज़ 450 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये मैटर नहीं करता कि उसका एरिया कितना था, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन उसने लाहौर में उसको प्रोवाइड किया, तो ये भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। उसमें उसने रिक्वायरमेंट में बता दिया है कि कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल इफ़ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड इन लाहौर। तो यहाँ पे रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की गई है, वो भी हम लोगों ने सैलरी फ्रॉम इनकम में टैक्सेबल करनी है। तो अब इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिस शहनाज, टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है। सबसे पहले 2 रुपीज़ के कॉलम्स बनाएं और इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12। सबसे पहले थी बेसिक सैलरी 7 लाख फुली टैक्सेबल, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 90,000 फुली टैक्सेबल,
लीव फेयर असिस्टेंस ट्रैवल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, ये भी हमारी फुली टैक्सेबल थी 1,25,000। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अब इसकी वैल्यू नहीं दी हुई तो हम लोगों ने क्या करना है 45% ऑफ बेसिक सैलरी यानी 7 लाख का हम लोगों ने 45% लेना है और जितनी अमाउंट आएगी वो फुली टैक्सेबल होगी यानी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी और वो कितनी है 3,15,000। अब है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, हमारे ही फंड में से हमें जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है तो इसको हम टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। 3,50,000 इनर कॉलम में लिखा और आउटर कॉलम में स्लैश लगाई। फिर है एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्टाफ मीटिंग, मीटिंग के दौरान दी गई थी, हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें नहीं है तो 10,000 को इनर कॉलम में लिखा और आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी। फिर है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने हमारे बिहाफ पे एक्सीडेंटल जो है इंश्योरेंस पे कर दिया है, ठीक है, कितना तो वो हम लोगों ने फुली टैक्सेबल कर दिया है 40,000। अब कन्वेंस अलाउंस हमें मिला है, वैसे तो वो गाड़ी जो है वो एम्प्लॉई जो है वो ख़ुद ही मेंटेन करती है लेकिन उसके वजह से कुछ अलाउंस मिलता है कन्वेंस का, तो वो क्या है 6,000 और उन्होंने पर मंथ दिया हुआ था तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 72,000 आया जो कि फुली टैक्सेबल है, टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। फिर है मेडिकल अलाउंस, मैंने कहा था अगर दोनों चीज़ें दी हुई हो तो जो मेडिकल अलाउंस होगा वो फुली टैक्सेबल होगा 72,000 और मेडिकल फैसिलिटी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट टर्म के अंडर दी गई है 75,000 तो वो हम लोगों की एग्जम्प्टेड होगी। मेडिकल अलाउंस जो है वो आप लोगों की 55,000 है वो फुली टैक्सेबल है और जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी होगी 75,000 वो हम इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में स्लैश लगा देंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट टर्म के अंडर हमें मिली हुई है। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है, अब हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के जो हेड में आती है वो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 13,97,000। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15, अब प्रॉपर्टी के अंडर जो इनकम आती है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। सबसे पहले रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर मंथ दी हुई थी 20,000, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2,40,000, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने अनएडजस्टेबल एडवांस जो था वो हम लोगों ने ऐड करना था, लेकिन वो कैसे करना था, एक तो न्यू जो हमारा किराएदार है हमारा टेनेंट है उसको हम लोगों ने जो है 80,000 जो है उसका अनएडजस्टेबल एडवांस था तो हम लोगों ने 1/10 ऑफ जो है वो 80,000 ऐड करना था और एक हमारा पुराना जो है अनएडजस्टेड एडवांस था जो हमने अपने पहले वाले टेनेंट को क्या कर दिया, रिफ़ंड कर दिया, वापस कर दिया। तो यहाँ पे हम टोटल जो एडवांस हमारा बनता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले उसका 60,000 के था पिछले टेनेंट का हमारा, ठीक है, उसका हमने उन्होंने यकीनन 1/10 जो है वो एडवांस अपने पास रखा होगा, ठीक है। तो उस 1/10 करने के बाद जितने साल वो हमारे उससे हमें किराया देता रहा या उस मकान में रहा, उस 3 इयर्स था तो उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी अमाउंट आ गई 18,000। अब ये 18,000 वो वाली अमाउंट है जो इससे पहले वाले टेनेंट को यहाँ पे ये वापस कर रहे हैं, ठीक है। मिस शहनाज जो है अपने पहले वाले टेनेंट को 18,000 क्या कर रही है, रिफ़ंड कर रही है, वापस कर रही हैं। तो अब जो न्यू टेनेंट का एडवांस है 80,000 उसमें से हम पुराने टेनेंट का जो एडवांस था वो लेस करने के बाद उस पर क्या करेंगे 1/10 लेंगे और उस अनएडजस्टेड एडवांस को अपनी रेंटल इनकम में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 62,000 आ गया हमारा, 80,000 में से लेस किया हम लोगों ने 18,000 तो क्या अमाउंट आ गई 62,000। अब 62,000 पे हम लोगों ने 1/10 लेना है और हमारा जो अमाउंट आई है वो है 6200। अब ये हम लोगों ने ऊपर 2,40,000 में ऐड किया तो हमारा क्या आ गया 2,46,200। अब रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है वो हम सेपरेट ब्लॉक इनकम में इसको टैक्सेबल करते हैं, इस पे टैक्स रेट हम सेपरेट ब्लॉक में चार्ज करेंगे इसलिए इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी। अब आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 18, बिजनेस इनकम ड्यूरिंग द ईयर, हमारी कितनी बिजनेस इनकम मिली थी हमें 58,000। अब साथ ही उन्होंने हमें प्रीवियस ईयर के बिजनेस का जो है वो लॉस भी दिया हुआ था तो हम लोगों ने क्या किया अनएडजस्टेबल लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो एडजस्ट नहीं हुआ था पिछले साल वो इस साल हम लोग अपनी बिजनेस इनकम में एडजस्ट करेंगे। कितना है 40,000। अब 58,000 में से लेस कर दिया हम लोगों ने 40,000 तो हमारी इनकम फ्रॉम तो हमारी आ गई कितनी 18,000 जो कि हमने टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया, ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन, ये है तो हमारा बिजनेस लेकिन इस पे कोई जो है टैक्स चार्ज नहीं होता। 16,000 इनर कॉलम में लिखा आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी। नेक्स्ट है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37, इसमें क्या आता था कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी।
डिस्पोज ऑफ आफ्टर 12 मंथ, जो 12 महीने के बाद हम लोगों ने सेल कर दिए थे उन पे हमें गेन मिला है। ठीक है, मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया था कि हम लोगों ने इसका जो 25% गेन है वो लेस करना है, वो लेस करने के बाद अगर लॉस दिया हुआ है तो वो भी लेस करना है। तो सबसे पहले तो गेन का 25% जो है हम लेस कर रहे हैं। 44,000 का 25% लिया तो 11,000 आया। 44,000 में से 11,000 लेस किया तो 33,000 आ गया। अब हमें उन्होंने कैपिटल लॉस भी दिया हुआ था तो लेस कर लेते हैं। कैपिटल लॉस 18,500 लेस किया तो हमारी अमाउंट आई 14,500। ठीक है, और जो हमारी कैपिटल गेन आया वो हमने टैक्सेबल कर दिया फाइनल कॉलम में। फिर है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये होल्डिंग पीरियड जो है 8 ईयर्स था। 4 ईयर्स से जब भी होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है तो वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाती है, उसका कोई ट्रीटमेंट हम टैक्सेबल इनकम के लिहाज से नहीं करते, तो ये टोटली एग्जाम्प्टेड होगी। 2,60,000 इनर कॉलम में लिखा, आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी। ठीक है, यानी उसमें हमने कुछ भी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। इसमें क्या था, लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फ़ी नेट। इसका मतलब है कि जितनी हमारी एग्जामिनेशन फ़ी हमें मिली है लेक्चर देने की वो है 90,000। ठीक है, 90,000 का हमने 100% टैक्सेबल इनकम में शामिल करना है, तो हमने क्या किया, इन 200 डिवाइडेड बाई 90, 10,000 आया और वो हमने फुली टैक्सेबल कर दिया। फिर इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, हमारा कोई सर्टिफिकेट था उसको हमने कैश करवाया, तो ये हमारी इनकम जो है किसी भी हेड के अंडर या हमारी इनकम सैलरी में जो है नहीं एडजस्ट होता, तो इसको हम लोग जो है ना, ये हमारी इनकम है इसलिए हम इसे ट्रीट नहीं करते। नीचे लिखी हुई है वजह, टोटली एग्जम्प्टेड बीइंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये ऐसे ही हमारा जो है ना एसेट है जो 1 साल से ज़्यादा हमें फ़ायदा देता है। ठीक है, तो ये हमारी इनकम नहीं है। इसको हमने इनर ब्लॉक में लिखा 60,000 और फाइनल ब्लॉक में हम लोगों ने क्या किया, स्लैश लगा दी, यानी इसका इफेक्ट नहीं होता, टैक्सेबल इनकम में इसको शामिल नहीं करते। अब टोटल इनकम हमारी आई है 14,39,500। इसमें से अब हमने मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम जो है वो लेस कर देना है। इसकी आप लोगों ने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो यार जितनी अमाउंट बताई हुई है उतनी होगी, रेस्ट्रिक्टेड अप टू 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या टैक्सेबल इनकम का 50% लेंगे, या फिर ₹20 लाख। इनमें से जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम में से लेस कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट जो है वो 75,000 है, तो इसको हम लोगों ने इनर ब्लॉक में लिखना है। ठीक है, अभी क्योंकि और भी चीज़ें लेस हो रही हैं वो भी इसमें ऐड करके तो टोटल करके हम इकट्ठा ही उसमें से लेस कर देंगे। सेकंड चीज़ जो इसमें से टोटल इनकम में से लेस हो रही थी वो ट्यूशन फ़ी पेड फॉर द चिल्ड्रन थी। ठीक है, कितनी अमाउंट थी, 1,20,000। तो इसकी 3 सिचुएशन मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। वो थी 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी। अब हमने 1,20,000 का 5% लिया तो 6,000 आया। फिर 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 14,39,500 का 25% लिया तो 3,59,875 आया। अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यानी जितने चिल्ड्रन हैं, जितने बच्चे हैं, उनको 60,000 से हम लोगों ने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को 60,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो किया तो कितना आया, 1,80,000। अब इन चारों अमाउंट में से जो सबसे लोअर होगी, जो सबसे छोटी होगी, उससे हम जो है टोटल इनकम में से लेस करेंगे, और वो कौन सी है इनमें से, 6,000। तो 75,000 के बिल्कुल नीचे इनर कॉलम में हम लोगों ने 6,000 लिखा, दोनों को ऐड किया तो 81,000 आया। अब टोटल इनकम जो थी हमारी 14,39,500, उसमें से लेस कर दिया 81,000, तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जो आ गया वो कितनी है, 13,58,500। अब टैक्स को कंप्यूट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, इनकम टैक्स ऑन ₹12 लाख स्लैब 5 इसमें आएगी 30,000। इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, यानी जो 12 लाख से अमाउंट एक्सीड करिए उस पे जो रेट आएगा वो 10% है। 13,58,500 में से लेस किया 12 लाख, तो हमारी अमाउंट आई 1,58,500। इस पे हमने 10% टैक्स लिया तो हमारा आया 15,850। दोनों को ऐड किया, आउटर कॉलम में लिखा 45,850। अब हमने 2 चीज़ों पे एवरेज रिलीफ लेना था। ठीक है, एक पे तो अलाउ ही नहीं था, जो हम लोगों ने कैश की सूरत में किया था, दूसरा चेक की सूरत में किया था, उस पे हम लोगों ने एवरेज रिलीफ हमें मिलना है। एवरेज रिलीफ यानी हमें टैक्स में थोड़ी सी छूट मिलेगी। तो सबसे पहले डोनेशन टू गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन कैश नॉट अलाउड, इसके अमाउंट लिख के वहाँ पे इनर कॉलम में स्लैश लगा देंगे। सेकंड है डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक, चेक के थ्रू की थी कितनी, 1,50,000। अब इसकी 2 सिचुएशंस है, ये आप लोग 110 पेज पे जाएंगे तो आपको मैंने चारों सिचुएशन पढ़ाई थी कि हम कहाँ कहाँ डोनेशन करेंगे, तो हम उसका क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे।
तो इसका भी जो आता था वो क्या था, 30% ऑफ। जिस भी हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करेंगे डोनेशन, वहाँ पे हम लोगों ने कितना लेना है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम 13,58,500 का हमने 30% लिया, तो रुपीज़ आया 4,75,7,550। अब इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी वो जो है एवरेज रिलीफ के लिए अलाउड होगी। तो मैंने अमाउंट अलाउड के आगे क्या लिख दिया, 1,50,000, क्योंकि 4 लाख से 1 लाख कम होता है। 1,50,000 को मैंने इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इस पे हमें एवरेज रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज परचेज्ड सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एम्प्लॉई ने या टैक्स पेयर ने ये दोनों डोनेशंस दी हुई हों तो उसमें से हमको ये एक सिलेक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, ट्रीटमेंट हम पूरा करेंगे लेकिन सिलेक्ट इनकी फाइनल अमाउंट में से करेंगे। सबसे पहले या तो 40,000 आएगा या फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जब भी हम शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी परचेज करते हैं तो तब हम लोगों का 20% रेट आता है। ठीक है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम उसका किया तो हमारा क्या आया, 2,71,700। समझ आई। फिर और ₹20 लाख। अब इन तीनों में से वो हमने अमाउंट चूज़ करनी है जो सबसे छोटी है। तो फिलहाल सबसे छोटी कौन सी है, 40,000। अब चौथा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, या तो 20,000 जितनी अमाउंट दी हुई है या फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और 20% किया तो हमारा क्या आया, 2,71,700 सेम। और फिर और ₹20 लाख। दोनों एक ही हेड से आए हुए हैं तो इसलिए इन दोनों के ट्रीटमेंट सेम थे इनकी अपनी अमाउंट के अलावा। अब इन्होंने क्या लिखा है, विच एवर इज़ लेस। अब हम जब ये दोनों सिचुएशन दी हुई होती हैं तो इन दोनों का जो छोटी अमाउंट होती है वो लेने के बाद ऊपर 40,000 छोटा था, चौथी सिचुएशन में 20,000 छोटा है। अब यहाँ पे जब हमने फाइनल टैक्स करना है तो हम लोगों ने इनमें से वो चूज़ करनी है विच एवर इज़ हायर। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिचुएशन करवाई भी थी, विच एवर इज़ हायर। जी यहाँ पे पढ़ें कि इफ़ पर्सन परचेज शेयर्स आर स्कूक्स ऑफर्ड बाय प्राइवेट कंपनी आर पेज प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देन ओनली वन रिबेट कैन बी कैलकुलेटेड विच एवर इज़ हायर। तो अब 20,000 और 40,000 में से दोनों में से कौन सी जो है वो अमाउंट बड़ी है, 40,000। तो मैंने फाइनल कॉलम में यहाँ पे 40,000 लिख दिया। ठीक है, अब इस 40,000 को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया इस टैक्स में। ठीक है, 1,50,000 में तो मेरा आया 1,90,000। अब जिस अमाउंट पे हमें एवरेज रिलीफ मिलनी है वो हमने निकाल लिया, वो कितनी है, 1,90,000। अब हम लेस कर लेते हैं एवरेज रिलीफ। ये हमारा इधर पीछे जो टैक्स ये आया था ये वाला, इसमें से अब हम लोगों ने एवरेज रिलीफ क्या कर लेना है, लेस कर लेना है। सबसे पहले एवरेज रिलीफ का फार्मूला लगाते हैं, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू अमाउंट एडमिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ। ये जो ऊपर 1,90,000 हमने फाइंड किया, ये अमाउंट एडमिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ है, यानी एवरेज रिलीफ के लिए कितनी अमाउंट अलाउड हुई है। सबसे पहले ऊपर टैक्स लिखा 4,58,850 डिवाइड कर दिया टैक्सेबल इनकम से 13,58,500 और मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट एडमिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ से। तो हमारा अमाउंट क्या आई, 6,413। इसको हमने इस टैक्स में से लेस किया तो हमारी अमाउंट आई है 3,943। अब हम लोगों ने ये नीचे नेट टैक्स मैंने लिखा भी है, ₹45,850 में से लेस किया 6,413। तो मेरा टैक्स अब जो आया है वो है 3,943। अब ऐड करना है प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने सेपरेट ब्लॉक के तहत इनके जो टैक्स करना था। ठीक है, जितनी अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो रही है उस पे हम लोगों ने टैक्स पे करना था। तो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी रेंट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख। अब 2,46,200 दी हुई हमें अमाउंट, इसमें से 2 लाख हम लोगों ने लेस कर लेना है। तो पीछे हमारी अमाउंट आती है 46,200। इस पे अब हमने कितना परसेंट लेना है, 5%। ठीक है, यह आप लोगों की मैंने 384 पेज पे आप लोगों को बताया है, वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। 5% लिया तो हमारी क्या अमाउंट आई, 2,310। इसको अब हमने ऐड कर दिया ऊपर वाले टैक्स में 3,943 में, तो हमारा जो फाइनल टैक्स आया है वो है 41,747। अब हमने जो हमारा सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हुआ था वो इसमें से लेस कर देना है। लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 37,000। एक चीज़ और इसमें से लेस हो रही है, जो हम लोगों ने लेक्चर और एग्जामिनेशन फ़ी का 10% लेना है, जो हम लोगों ने उस पर टैक्स चार्ज करना है। इस पे जितना हमारा टैक्स बनता है वो भी सेपरेट ब्लॉक इनकम के तहत था। 10,000 पे हम लोगों ने 10% लिया और 10% जो हमारा आया वो 1,000 है। इसको हम लोगों ने 37,000 में ऐड किया तो टोटल आया 38,000।
अब इस 38,000 को हम लोगों ने लेस कर दिया 41,747 में से, तो हमारा जो फाइनल टैक्स पेबल विद रिटर्न आया है वो है 3,747। अब दो चीज़ें एफटीआर के अंडर आती थी। अब जब हमारा सारा काम हो गया, यानी हमने टैक्स पेबल फाइंड कर लिया है, तो इस एफटीआर के अंडर हमने इन दोनों चीज़ों पे भी टैक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। पहली क्या थी, डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी 52,000 अमाउंट थी और इस पे हमने कितना टैक्स लेना था 15%, वो लिया और रुपीज़ के नीचे लिखा 7800। फिर था प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड रुपीज़ 48,000, इस पे 15% लेना था जो कि हम लोगों ने ले लिया और कितनी अमाउंट आई 7200। दोनों को ऐड किया तो इनका टोटल टैक्स कितना बना 15,000। एफटीआर के अंडर जो हमारा टैक्स बना है वो कितना बना है 15,000। तो ये आप लोगों का लेक्चर था। इसमें से अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस न्यूमेरिकल की आप लोगों ने कम से कम 2 दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।